हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग 31 जनवरी का शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 61 टू 75 यानी 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपका ये पार्ट 1 है। सेकंड लेक्चर इसका पार्ट 2 में हम लोग बाकी 15 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको ये अल्काइल हैलाइड दे रखा हुआ है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। जब कभी भी एल्कोहलिक KOH दिया रहता है तो उससे एलिमिनेशन कराना होता है, और एक्वस में सब्सटीट्यूशन कैसे, एक बार थोड़ा हम आपको ब्रीफ भी कर दे रहे हैं। देखिए, KOH में OH माइनस होगा और इसका भी OH माइनस होगा। एल्कोहलिक है तो हम मान लेते हैं से फॉर इथेनॉल, और एक्वस के कारण वाटर। ये हम पहले भी बता चुके हैं बट फिर से बता दे रहे हैं आपको। तो जब पानी रहेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से एक H+ ले लेगा, तो H2O बनाया और फिर से OH माइनस बनाया। बट यहाँ से जब ये H+ लेगा तो देखिए ETO माइनस बनाएगा और H2O बनाएगा। तो अब आप देखिए, ETO माइनस एक अच्छा बेसिक सिस्टम करेगा कि ये अच्छा बेस है, ये अच्छा बेस है। यही रीजन है कि अल्कोहलिक QH का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा बेस होता है। इसलिए ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से निकलेगा Br माइनस, जो कि इधर OH माइनस है। तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो ये A हो गया। सेकंड स्टेप आप जान ही रहे, मार्कोनिक कोवेडिशन, तो जिससे आपका अंदर B आ जाएगा। अब एक्वस KOH दे रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, जिससे कि आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। आंसर इज 2। ये क्वेश्चन एज इट इज NCERT। कैसे, देखिए क्या कह रखा है, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। और देखिए आप NCERT, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, तो इसका जो हमें क्वेश्चन पूछ रखा है K का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए K का वैल्यू क्या है, P इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स P इनिशियल माइनस PT। P इनिशियल डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT हूबहू है कि नहीं, इसलिए NCERT पढ़िए। अब आपको क्या हम यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले आप समझिए, हम लोग जो जानते हैं फॉर्मूला 2.303/T log A0/AT। अब यहाँ गैस है तो हम क्या कह सकते हैं, 2.303/T log P0/PT, यही कर सकते हैं। तो बस अभी जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया, हम उसी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लेते A से B + C बन रहा है, इनिशियली प्रेशर P रहा होगा, PI, तो ये 0 0 प्रोडक्ट साइड जब टाइम 0 रहा होगा, टाइम T हो गया तो ये PY में से कुछ X गया तो X बनेगा। और हम लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें जो PT है यानी फाइनल प्रेशर होगा वो सभी के प्रेशर के जोड़ देंगे उसके बराबर होगा। तो PY माइनस X प्लस X प्लस X, X से X गया तो क्या निकल कर आया है, P1 प्लस X, जो कि आपका PT है। और यहाँ से हम कह सकते हैं X का वैल्यू क्या है, PT माइनस PI, ये निकल कर आ गया। तो बस यहाँ पे क्या करना था, P0 माइनस PT, तो P0 को P0 रहने दीजिए, और PT हमारा क्या हो गया, बेसिकली टाइम T पर ये है PI माइनस X, तो PI माइनस X कह दिए। और अब यहाँ से X का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P0 बाई PI माइनस X यानी PT माइनस PI, और माइनस अंदर जाएगा तो वो 2PI माइनस PT, तो ये टर्म निकल के आया 2PI माइनस PT, यही तो था, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। क्लियर है ना, आई बिलीव आप ये समझ गए होंगे कैसे किए। जस्ट इसी फॉर्मूला को लीजिए, गैस फेज था तो हम गैस ले लिए, और PI बाई PI माइनस X होगा, X का वैल्यू निकाल लिए और उस X का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। ये बहुत बेसिक्स है, जस्ट हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने आना चाहिए, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने आना चाहिए। बट NCERT फिर से बताएं तो इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में जाएंगे तो ली चैटलर प्रिंसिपल में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए साफ साफ एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, Fe3 प्लस प्लस SCN माइनस विल गिव यू FeSCN होल 2 प्लस। स्नैपशॉट इसलिए दिए हैं ताकि आपको हम फील करा सके कि देखिए NCERT कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप जानते ही हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में Fe3 प्लस बाई SCN माइनस, और यहाँ पे FeSCN का होल 2 प्लस, यही इसलिए इसका आंसर बी हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट 14 पी ब्लॉक है यानी क्लास 11th का। देखिए साफ साफ जाएंगे 11.5.6 में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में डायरेक्ट क्या रखा हुआ है, SnO2 और PbO2 क्या है, एम्फोट्रिक इन नेचर है, और हमें क्या बताना है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड SnO2 PbO2, आंसर इज 1। समझ में आया। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका बायोमोलिकल से पूछ रखा हुआ है। फिर से हम आपको NCERT का स्नैपशॉट दिखाते हैं, जिसमें कि साफ साफ बता रखा है अगर हम ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन करेंगे तब, या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो, ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, और वो हमें क्या बताना चाह रहा है, इसी पर क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका काम क्या है, ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, इसलिए डी का हो गया 1, और डी का 1 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में है। तो आप ऑप्शन इलिमिनेट करके भी आप बोल सकते हैं आंसर 2 हो गया, लेकिन बाकी को भी जानना है,
जैसे HNO3 हो गया, HI हो गया। देखिए HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हेक्सेन बन रहा है, HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यही चीज़ तो पूछ रहा है, HI के साथ हेक्सेन यानी C का 3, उसी तरह A का 2 एंड B का 4। तो क्या करना था, जस्ट NCERT पढ़ना है। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से NCERT लैब मैनुअल पे जाइए, साफ साफ दे रखा हुआ है लेड सल्फेट और लेड आयोडाइड। जब आप लेड का टेस्ट करते हैं तो लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है, लेड सल्फेट का व्हाइट होता है। अब ये सब क्लेम आपको अब हम क्या ही बताएं, आप पढ़े होंगे इस तरह से तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। उसी तरह से अमोनियम का आर्सिनोमोलिब्डेट हो गया, सल्फाइड हो गया। सल्फाइड का येलो कलर है और मोलिब्डेट का आर्सिनो का येलो कलर है, तो हमें पूछ रहा है किसका, व्हाइट, लेड सल्फेट इज द आंसर। क्वेश्चन फेनॉल का और इथेनॉल का पीके वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। इसी साल 29 जनवरी के पेपर में देखिए शिफ्ट 2 में इथेनॉल और फेनॉल क्या दे रखा हुआ है, कंपेयर किया हुआ है इसका पीके वैल्यू पे। तो सेम क्वेश्चन हुआ। तो फेनॉल हम लोग जानते हैं मोर एसिडिक देन इथेनॉल होगा, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीके वैल्यू होगा। तो फेनॉल का 10 होगा और इथेनॉल का 15.9। सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू। और हम लोग जानते हैं इथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हुआ, बिकॉज जब आप फेनॉल से H+ निकालेंगे तो O- बनेगा जो इस तरह से रिंग में डीलोकलाइज होगा। बट इथेनॉल में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसलिए आंसर 4 हो गया। देखिए PYQ का एनालिसिस। अगेन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप NCERT पढ़े तो बना सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या बताएं, आप ठीक है NCERT पढ़े तो आपको मालूम होगा, अच्छा ठीक है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़े थे, वहाँ बैटरी में देखिए फिगर भी हम ठीक से देखेंगे तो देखिए बैटरी में मैंगनीज का यूज हो रहा है, निकल है, कैडमियम है। कौन कौन सा एलिमेंट हो रहा है, BCE, मैंगनीज, निकल, कैडमियम। क्या ही था इस क्वेश्चन में, हलवा है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें NCERT ही एज इट इज। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए NCERT में इट कैन रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको याद कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन भी किए थे, एक लेक्चर बनाए थे री एक्सप्लेन्ड करके, तो हम वहाँ पे बताए थे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो अगर आप अल्कोहल को देखेंगे तो OH के पास क्या है, आई मीन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल है। और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा, अगर हम इसको प्रोटोनेट करके H2O+ बना देते थे तो ये अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब एक न्यूक्लियोफाइल आके इसको अटैक करके निकाल देगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसका अटैक करने का निकल रहा है, तो ये सिस्टम को इलेक्ट्रोफाइल ही तो होना पड़ेगा ना, बिकॉज हम कई बार बता चुके हैं रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अगर हम सिर्फ अल्कोहल लेते हैं, अब इसका रिएक्शन हम सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सर बेसिकली सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से H+ निकल सकता है, तो H+ उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो H2 बना लेगा, गैस निकल जाएगा। और O- और Na+ मिलके इस तरह का सिस्टम बना लिया, जिसको हम कह सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, जो कि हम लोग बहुत कॉमनली पढ़ते हैं NaOET, NaOMe। तो इस तरह का सिस्टम पॉसिबल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बिकॉज ये अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन क्या अब आप इस पर अटैक कर कर O- को निकाल कर इसको इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। बट हाँ, दोनों स्टेटमेंट खुद में ट्रू है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया, बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। अगेन NCERT है, पहले देखिए क्रोमेट आयन क्या होता है और उसको स्क्वायर प्लानर कह रहा है, क्रोमेट आयन टेट्राहेड्रल है, तो ये तो फॉल्स हो गया। डाइक्रोमेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, हाँ क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और यही आपका डाइक्रोमेट है। ग्रीन मैंगनेट इज डायामैग्नेटिक। अब ग्रीन मैंगनेट क्या होता है, देखिए ग्रीन मैंगनेट यही होता है जो कि MnO4 होल 2-, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो Mn+6 में है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज Mn का कितना होता है ग्राउंड स्टेट में 7d7, आई मीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रह गया। और NCERT देखिए द ग्रीन मैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे तो एक गलत है, तो 2 गलत, 3 गलत। अब BDE और BCD में से देखिए B तो ट्रू है। अब D देखिए K2MnO4 है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडिया में टू गिव परमैंगनेट। NCERT फिर से देखिए ये क्या है आपका MnO4 होल 2- यानी K2MnO4, और देखिए डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, MnO4- यानी +7 में जा रहा है और MnO2 यानी +4 में जा रहा है, और ये खुद किस में था, +6 में, यानी यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ से यहाँ रिडक्शन, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो B और D हमें ट्रू मिल गया, और C तो क्या था, फॉल्स था, तो C तो फॉल्स है, तो ऑप्शन 4 भी गलत, यानी आंसर इज 1। अब लास्ट स्टेटमेंट भी देख लीजिए, कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है ऑक्साइड का। देखिए
एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। डी ब्लॉक में अब लॉजिक क्लियर है, बिकॉज जितना ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ते जाएगा वो उतना ज़्यादा पोलराइजिंग कैपेसिटी होल्ड करने लगेगा। फजांस रूल से याद कीजिए, अगर हम बोले Na+ और Ca2+ में से ज़्यादा चार्ज इस पर है तो मोर पोलराइजिंग पावर है ना, उसी तरह आप याद कीजिए Na+, Ca2+ और Al3+, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग कैपेसिटी इसी का है। तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक बेसिक सा डाउट हुआ है। देखिए पहले हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली है क्या। हम लोग सिंपल जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 का होता है। इस हिसाब से ब्रोमीन और फ्लोरीन को देखिए, और ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। यानी क्लोरीन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। द फ्लोरीन देन ब्रोमीन, फ्लोरीन देन ब्रोमीन, तो क्या है सी देन बी, तो सी देन बी। अब सल्फर और आर्सेनिक में से देखिए, आर्सेनिक आर्गन देखिए, ये नोबल गैस है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा, तो सल्फर लेगा। CbDa होना चाहिए, बट आंसर की में जो दे रखा हुआ है AdBc। हमको डाउट यही हो रहा है ये क्या किस टर्म में पूछना चाह रहा है, कौन इजिली ले सकता है या फिर उसके मैग्नीट्यूड पे पूछ सकता है। अगर इजिली कौन ले सकता है तब उस हिसाब से CbDa होना चाहिए, लेकिन आंसर की जो दे रखा हुआ है AdBc, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो जस्ट इसका उल्टा मतलब तब आप NCERT को देखेंगे तो बेसिकली ए आर्गन है सबसे लास्ट में और पहले आर्गन को रखा हुआ था। अब आर्गन को देखिए +96 है, और उसके बाद देखिए डी यानी सल्फर, सल्फर को देखिए -195 है। देन आपका बी स्टैंड फॉर ब्रोमीन, देन योर ब्रोमीन -325 है, एंड देन सी फ्लोरीन, फ्लोरीन -328 है। यानी आप देखिए ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग ए है और ए मतलब आर्गन, यानी ये मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। +96 बड़ा है, तब उसके बाद आपका सल्फर आ गया -195 बड़ा हुआ, तब उसके बाद आपका ब्रोमीन आ गया -325, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन आ गया -328। तो हमको लगता है ये मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अरेंज किया है, क्योंकि आंसर की तो यही बता रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आई गेस यही होना चाहिए। बट आंसर की दे रखा है, इसलिए हमको बस यही कंफ्यूजन है कि किस सेंस में पूछना चाह रहा है। बट आंसर की ये दे रखा है, यानी वो मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है। और अगर आपको हम स्नैपशॉट भी दिखाएं प्रॉब्लम 3.7, जब स्पेशली पूछे कि मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तब हम बता पाएंगे कि हाँ सबसे निगेटिव किसका है, जो इजिली ले सकता है। बिकॉज इजिली कौन ले रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन यही ले रहा है ना। तो अगर ऐसे पूछे तब ठीक है, और इस क्वेश्चन से यही आइडिया लग रहा है कि अगर कुछ नहीं बोल रखा है तब हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पे सजा सकते हैं। अब देखिए अगेन NCERT, कुछ नहीं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इन सभी का एक एक एग्जांपल दे रखा हुआ और कंपेयर करना है कौन सही है। तो डिस्टिलेशन में क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म एनिलीन डिस्टिलेशन A का 4। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल आपका कहाँ दे रखा है, क्रूड ऑयल यानी बी का 3, ऑप्शन इज 3। उसी तरह बाकी दोनों का भी देखेंगे तो हम NCERT स्नैपशॉट लगा चुके हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्लीज़ NCERT पढ़िए, अभी आप देखे होंगे पूरा क्वेश्चन हम NCERT के बेसिस पे ही सॉल्व कर दिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कार्बोकटायन 6 इलेक्ट्रॉन होता है, रेडिकल आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बोनायन 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इस हिसाब से इसका आंसर कार्बोकटायन हो गया। अगेन NCERT क्लास 11 का एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल किसके लिए होता है, क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन देखिए अगेन NCERT है, क्या कह रहा है, पॉजिटिव डेविएशन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, आंसर इज 1। एंड पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब कभी अगर हम इनिशियली कोई A और B अलग अलग सॉल्वेंट लिए हैं और इन दोनों को मिला रहे हैं जिससे कि हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, तो मान लेते पहले इसका 50 था वेपर प्रेशर A के कारण और B के कारण 50 था अलग अलग, लेकिन अब इसका 100 होना चाहिए था, अब 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। तो जितना होना चाहिए था, ग्रीन कलर इसी को बता रहा है जो कि आइडियल सॉल्यूशन होता, बट उससे बढ़ गया, तो बढ़ गया, ऐसे को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको दे रखा हुआ किस केस में पॉजिटिव डेविएशन पॉसिबल है, CH2 एंड एसीटोन। इसका मतलब ही यही हुआ जब A और B अलग अलग था और अब A और B बन गया सॉल्यूशन में, तो इसके बीच का इंटरेक्शन वीक है, इसलिए इजिली टूट के स्केप कर सकता है और वेपर फॉर्म में जा सकता है। तो फ्रेंड्स यही 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था और आप देखे होंगे पूरा NCERT ही था। सो प्लीज़ NCERT पढ़िए। आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस एंड गुड लक।